हेलो डियर स्टूडेंट्स, परमाणु संरचना के लेक्चर नंबर 13 पर हम पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे भाई नोड क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको साइंस स्क्वायर के बारे में बताया था कि साइंस स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को आपको बताता है। ठीक है, तो परमाणु के चारों ओर का आपका वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी हो जाए, बिल्कुल शून्य, यानी वह स्थान जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा हो उस स्थान को आप क्या कहोगे, उस स्थान को आप कहोगे नोड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, डेफिनेशन क्या लिखेंगे नोड की भाई, कि वह स्थान, परमाणु का वह स्थान, परमाणु का वह स्थान या वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, संभावना शून्य हो, उस स्थान को आप क्या कहोगे, नोड कहोगे। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को कौन बताता है, साइंस स्क्वायर बताता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है तो हम क्या कहेंगे कि नोड के लिए साइंस स्क्वायर का मान कितना होगा, 0 होगा। समझ गए बात को। अब ये जो नोड है वो दो तरीके की होती है भाई आपकी। पहली होती है आपकी रेडियल नोड। ठीक है, रेडियल नोड, इंग्लिश में रेडियल नोड बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम क्या है, त्रिज्य नोड। मैं सारे नाम लिख देता हूं आपके लिए, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्य नोड, त्रिज्य नोड। ठीक है, और इसको गोलीय नोड भी बोलते हैं, गोलीय नोड। तो गोलीय नोड से इंग्लिश में क्या हो गया, स्फेरिकल नोड। ठीक है, स्फेरिकल नोड। और क्या बोलते हैं भाई इसको, सारे नाम बता देता हूं। अच्छा, नोड को गांठ भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में कहीं आपको जगह वर्ड नोड की जगह गांठ मिल जाए तो गांठ का मतलब भी समझ लेना नोड ही है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, और इसको अरीय नोड भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भाई, अरीय नोड। ठीक है, अरीय नोड। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नोडीय पृष्ठ। क्या बोलते हैं, नोडीय पृष्ठ। नोडीय पृष्ठ का मतलब नोडल सरफेस। क्या बोलना है, नोडल सरफेस। और क्या बोलते हैं इसको, और अगर आपको सिंपल केवल नोड बोले तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इन सारी कहानी के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे n-l-1। क्या फॉर्मूला लगाना है, n-l-1। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। आपको त्रिज्य नोड बोले, आपको रेडियल नोड बोले, गोलीय नोड बोले, अरीय नोड बोले, नोडीय पृष्ठ बोले या केवल नोड बोले, तो नोड ज्ञात करने का आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n-l-1। समझ गए। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, दूसरे को क्या नाम देते हैं अपन, दूसरे को नाम देते हैं कोणीय नोड। दूसरे को क्या बोलते हैं, कोणीय नोड। ठीक है, कोणीय नोड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एंगुलर नोड। क्या बोलेंगे, एंगुलर, एंगुलर नोड। ठीक है, और दूसरा नाम क्या है इसका, नोडीय तल। याद रहे, नोडीय तल। ठीक है ना, नोडीय पृष्ठ अलग है, नोडीय तल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बताया कोणीय नोड या नोडल तल जिसकी वैल्यू होगी एल के बराबर। और अगर आपको नोडीय पृष्ठ पूछ ले, वैल्यू लगाओगे n-l-1, फॉर्मूला ये लगाओगे। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको पहले लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, लिख लो भाई, मिटा दूं ऊपर की डेफिनेशन, एक एग्जांपल से ही सारी चीजें मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, चलो देखो, लिख लिया होगा ऊपर डेफिनेशन को। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखना। क्वेश्चन देखो, 3p व 3d में नोडीय पृष्ठ व नोडीय तल बताइए। ठीक है, नोडीय पृष्ठ भी पूछ लिया, नोडीय तल भी पूछ लिया। तो यहां तो हम निकाल लेते हैं नोडीय पृष्ठ। ठीक है, और यहां हम निकाल लेंगे नोडीय तल। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है पृष्ठ का क्या है, n-l-1, और इसका जो फॉर्मूला है वो l के बराबर होगा। ठीक है, हमें पता है कि S, P, D, F के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2, 3, यही होती है भाई।
अब आपको 3p चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3p के लिए, सीधा सीधा पता है 3 दे रखी है, ठीक है। और क्या है भाई, l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1 होती है, कल हम पढ़ चुके हैं क्वांटम संख्या में। -1 कर दो, तो 3 में से 2 गया, नोड कितना आएगा, 1 आएगा, यानी नोडीय पृष्ठ कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब नोडीय तल की बात करूं तो मैं 3p में नोडीय तल की वैल्यू किसके बराबर है, l के बराबर, और p के लिए l का मान कितना है, 1। तो अगर मैं 3p में नोडीय पृष्ठ बोलूं तो नोडीय पृष्ठ भी कितना है, 1, और अगर मैं नोडीय तल बोलूं तो नोडीय तल भी कितना है, 1। समझ गए बात को। अब अगर मैं 3d की बात करूं तो 3d में n का मान कितना है, 3, और l का मान d के लिए कितना होता है, 2, तो 3 - 2 और फिर -1, तो 3 में से आपका 3 गया, कितना आ जाएगा, 0, यानी इसमें जो नोडीय पृष्ठ है वो कितना होगा, 0, ठीक है। लेकिन मैं नोडीय तल की बात करूं तो आपको पता है d की वैल्यू l के लिए कितनी आती है, 2 आती है, तो इसमें नोडीय तल कितने होंगे, नोडीय तल तो इसमें 2 होंगे, लेकिन नोडीय जो पृष्ठ है वो इसमें कैसा होगा, 0 होगा। समझ गए बात को। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा दोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। और क्वेश्चन करा देता हूं, चलो भाई 1-2 क्वेश्चन और देख लो, देखना। देखो क्वेश्चन आपको देता हूं, 1s 2p, 3d में तो निकाल लिया, ठीक है। इसको दे देते हैं 3p 4f। इनमें आपको क्या बताना है, इनमें आपको दोनों चीज बतानी है भाई, ठीक है। पहले तो आपको त्रिज्य नोड बताना है, और दूसरी बात आपको क्या बताना है, कोणीय नोड बताना है। हमें पता है त्रिज्य नोड का फॉर्मूला क्या है, n - l - 1। कोणीय नोड का फॉर्मूला किसके बराबर है, l के बराबर, ठीक है। तो n का मान कितना है, 1 माइनस l के लिए जो s का मान है वो कितना होता है, 0, l की वैल्यू -1, तो 1 में से 1 गया, इसके लिए त्रिज्य नोड कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोणीय नोड आपको पता है l के बराबर, और s के लिए जो l का मान है वो कितना होता है, 0, तो कोणीय नोड भी कैसा होगा, 0 होगा। अब अगर मैं बात करूं आपके 2p के लिए, तो 2p में देखो आप, n का मान कितना है, 2, l का मान p के लिए कितना आएगा, p के लिए l का मान कितना आया, 1 आया, ठीक है। माइनस कर दो, 1, 2 में से 2 गया, त्रिज्य नोड कितनी आई, 0 आई। अब बात करते हैं कोणीय नोड की, p के लिए l का मान कितना है, 1, तो कोणीय नोड आपको पता है l के बराबर है, तो कोणीय नोड कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 3p में बताओ, तो 3 माइनस l का मान कितना है p के लिए, 1 -1, तो आपकी त्रिज्य नोड कितनी निकल के आई, 1। अब अगर मैं कोणीय नोड की बात करूं तो आपको पता है p का मान कितना होता है, 1 होता है भाई, l की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दिया। 4f, n का मान कितना है, 4, f के लिए l का मान कितना है, 3 है, तो आप यहां क्या रखोगे, 4 - 3 - 1, तो 4 में से 4 गया, नोड कितनी है, त्रिज्य नोड 0। अब अगर मैं कोणीय नोड की बात करूं तो आपको पता है l की वैल्यू f के लिए कितनी होती है, 3, तो आपको पता है यहां पर कोणीय नोड कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। सीधा सीधा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, आपको याद रखना है कि रेडियल नोड पूछे, त्रिज्य नोड पूछे, गोलीय नोड पूछे, अरीय नोड पूछे, नोडीय पृष्ठ पूछे, या अकेला नोड पूछे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, n - l - 1। लेकिन अगर आपको कोणीय नोड पूछे या नोडीय तल पूछे, कोणीय नोड या क्या पूछे, नोडीय तल पूछे, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, l, ठीक है। जो l की वैल्यू है वो ही इसके लिए वैल्यू होगी। तो लिख लो भाई, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने कराया इनको आप नोटबुक में लिख लो, हो गया आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी सा आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं भाई परमाणु कक्षकों की जो हमने आकृति लिखी थी कि S कक्षक आपका गोलाकार होता है, P कक्षक आपका डंबलाकार होता है, D आपका डबल डंबलाकार होता है, तो इनकी संरचना कैसी होती है उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखो, तो अगली हेडिंग लगाओगे, परमाणु कक्षकों की आकृति, परमाणु कक्षकों की आकृति, कक्षकों की आकृति, ठीक है। और हमें पता है कि आकृति में जब हमने S की बात करी थी तो जो S कक्षक है, पहले नंबर पर ले लेते हैं हम S कक्षक, नंबर फर्स्ट S कक्षक, और इसकी जो आकृति थी, इसकी जो शेप थी वो कैसी थी भाई, गोलाकार, स्फेरिकल, ठीक है। और आपको पता है जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका आकार भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं 1s के लिए बनाऊं तो आपको पता है 1s के लिए कुछ ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि गोलाकार है तो हर जगह आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये हर जगह आपके पूरे
इस कक्षक में क्या है भाई, सब तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके की आकृति होगी किसकी, 1s की। अब आपको पता है कि इस कक्षक में सब जगह इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कक्षक कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है ना, अदिशात्मक है। ठीक है, क्योंकि कोई सब जगह इलेक्ट्रॉन मिल रहा है भाई, तो अगर यहां एक्सिस आप बनाना भी चाहते हो तो बना भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, इस तरीके से आप एक एक्सिस और बना लो, इसको नाम दे दो Z। ठीक है, अब अगर मैं, ये तो कहानी हो गई किसकी, 1s की। अब अगर मैं 2s का बनाना चाहूंगा तो 2s का कैसा कक्षक बनेगा, देखो ये तो रहा आपका 1s का। ठीक है, अब 1s के बाद में आपका इस तरीके से क्या बनेगा, बाद में 2s का कक्षक बनेगा। ठीक है, और यहां बीच में आपको कुछ खाली स्पेस मिलेगा। ठीक है, यानी यहां आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, इस स्पेस में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंदर तो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ही सब जगह। बीच में थोड़ा सा क्या मिला आपको, खाली स्पेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। और इस खाली स्पेस को ही हमने क्या बोला था भाई, नोड बोला था। इस खाली स्पेस को ही हमने क्या बोला था, नोड बोला था। ठीक है, अब देखो अगर इसके मैं एक्सिस बनाना चाहो तो एक्सिस बना लो भाई। ये तो आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, ये वाली आपकी कौन सी हो गई, वाई हो गई, और ये वाली आपकी कौन सी हो गई, जेड हो गई। ठीक है, एक्सिस बनाना चाहो तो बना लो। ये कौन सा कक्षक हो गया भाई, 2s कक्षक हो गया। ठीक है, और 2s कक्षक का आकार 1s से कैसा होगा, बड़ा होगा। और अगर 3s की बात करेंगे तो वो इससे बड़ा होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें नोड की संख्या बताओ, तो नोड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था n-l-1। ठीक है ना, त्रिज्य नोड, अर्य नोड सबकी बात करें तो यही फॉर्मूला था, या नोड बोलें तो। n का मान पता है 1 है, s के लिए l का मान 0 होता है, तो यानी यहां तो नोड बिल्कुल 0 था, देख लो। लेकिन जब 2s की बात करेंगे तो 2s में लगाओ, n का मान कितना 2, l का मान कितना 0 -1, तो आपको पता है यहां नोड कितनी निकल के आएगी, एक नोड निकल के आएगी। ठीक है, तो वो ये नोड ये रही जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, लेकिन बीच में नहीं है। ठीक है ना, समझ गए। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्लेस को हम बोलेंगे नोड। ठीक है, बना लो भाई इसको। ये चीज याद रखना कि जो शेप है वो कैसी होगी, गोलाकार होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, लिख लिया, चलें आगे। अब बात करते हैं किसकी, पी कक्षक की। एस कक्षक की जानकारी पूरी हो गई भाई। ठीक है, अब बात करते हैं पी कक्षक की। पी कक्षक कैसा होता है आपका, डंबलाकार। ठीक है, तो चलो अब पी कक्षक को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पी कक्षक, अगली हेडिंग लगाओगे पी कक्षक। देखना, अब नोडीय तल को मैं आपको इसमें और अच्छे से समझाऊंगा। देखो पी कक्षक के अंदर पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार। ठीक है, तो अगला दूसरा हमारा जो कक्षक है वो है पी कक्षक। अब मैं कहूं आपसे कि पी कक्षक में, पी में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे इसमें 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये हम क्वांटम संख्या में पढ़ चुके हैं भाई। तीनों का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो px, py और pz, ये 3 कक्षक होते हैं। और अगर इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है भाई, डंबलाकार। यही पढ़ा था आपने, डंबलाकार इसकी आकृति होती है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं बोलूं कि भाई px, py और pz कक्षक कैसे बनेंगे, तो ये तीनों कक्षक आपके बनते हैं अक्ष के समानांतर। ठीक है, कहां पर बनेंगी इनकी पाली, अक्ष के समानांतर। और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, यानी एक्सिस पर ही बनेंगे। अच्छा, यहां पर एक मैंने वर्ड यूज किया पाली। पाली क्या है देखो, समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं पहले px की बात करूं तो पहले इस तरीके से मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये मेरी y एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हो गया आपके लिए px का ग्राफ बनाना है हमको, या px का हमें कक्षक का चित्र बनाना है। तो आपको पता है डंबल है, डंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है भाई, डंबल ऐसा ही होता है ना कुछ डंबल। तो ये देखो, ये डंबल है आपका। ठीक है, तो ये जो डंबल है ना, इसमें आपके पता है ये बीच में तो बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, यहां तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेंगे या इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लोब, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, पाली। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, पाली, जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चॉकलेट जैसी जो शेप है ना, डंबल जैसी, इसको हम बोलते हैं क्या, लोब। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है एक लोब तो ये रही और एक लोब ये रही। ठीक है, तो पी कक्षक की आकृति आपकी ऐसी होगी। और अगर मैं पी वाई बनाना चाहूं तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया भाई, y पे डंबल बना देंगे अब हम, तो ये हमारा कक्षक हो गया py। ठीक है, क्योंकि अक्ष के समानांतर बनेगी, यानी अक्ष पर ही आपका डंबल बनेगा। और अगर pz की बात करें तो ये आपको पता है ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये वाली हमारी z एक्सिस हो गई। तो z पर हम डंबल बना देते हैं, तो ये हमारा कक्षक कौन सा हो जाएगा, pz हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये आपका px, ये py और ये आपका हो गया pz। ठीक है, ये हो गई आपकी पी कक्षक की आकृति डंबलाकार। बना लो भाई, इन बातों को भी लिख लो, बना लो इसको।
वीडियो को पॉज करके आराम से बना सकते हो आप, ठीक है ना। मिटा दें। चलो अब बात करते हैं, लास्ट आपका एक और बचा है, कौन सा, डी कक्षक। ठीक है भाई, ये संरचना याद रखना। अब अगर आपको इसमें, चलो मैं नोडीय प्लेन बताता हूं, ठीक है, नोडीय प्लेन या नोडीय तल। तो आपने पढ़ा था नोडीय तल की वैल्यू कितनी होती है, एल के बराबर। और हमें पता है कि जो एल के लिए अगर वैल्यू हम देखें तो क्या आती है भाई, पी के रेस्पेक्ट में कितनी वैल्यू आती है एल की, 1। तो यानी इसमें जो नोडीय तल होगा वो कितना होगा, पी में 1 होगा। तो यहां देख लो, यहां बीच वाले पॉइंट पे अगर मैं ऐसे एक प्लेन लगाऊं, ऐसे एक प्लेन लगाऊं, तो यहां बीच वाले पॉइंट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना प्लेन लग जाएगा, एक प्लेन लग जाएगा। अरे प्लेन क्या होता है, जहां से हम प्लेन लगाएं वहां से दो हिस्से बराबर के कटें। तो यहां अगर मैं बीच में एक ऐसे प्लेन लगाऊं तो एक हिस्सा ये बराबर का, एक हिस्सा ये बराबर का, तो एक तल लग जाएगा ना, यहां पे लग जाएगा। और बीच वाली जो जगह है वहां पर इलेक्ट्रॉन आपके नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, नोडीय तल की संख्या इसमें कितनी है, 1 है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां भी एक नोडीय तल है भाई, ऐसे लगा दूं मैं x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा एक प्लेन। यानी यहां भी नोडीय तल की संख्या कितनी है, 1 है। और अगर इधर लगाना चाहें pz में, तो इधर भी पता है हमको एक प्लेन लग जाएगा भाई, ऐसे लगा दो एक प्लेन। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 है, तो यहां भी नोडीय तल कितना होगा आपका, 1 होगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप नोडीय तल भी इसमें बता सकते हो। ठीक है, लिख लो इन सारी बातों को, मिटा दें भाई। चलो अब अगली भाई डी कक्षक की बात करते हैं। तो डी कक्षक में आपने पढ़ा था कि जो कक्षकों की संख्या है वो कितनी होती है भाई, डी में 5 होती है कक्षकों की संख्या। अगर आपसे कोई नाम पूछ ले कि क्या क्या नाम है, तो नाम बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। अब हमने पढ़ लिया है भाई कि क्या होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। ये आपके 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, देखना भाई इनको भी देखो। अगला डी कक्षक देखना, नंबर 3 डी कक्षक। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपकी जो आकृति है, जो शेप है, वो कौन सी होती है, डबल डंबलाकार, डबल डंबलाकार। ठीक है, देखना इसको। कक्षक कितने होते हैं भाई इसमें, 5 होते हैं। पहला 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, ये हो गया डी जेड एक्स, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 कक्षक आपके होते हैं। अब अगर मैं इनमें 3 की बात करूं, इन तीनों की बात करूं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, शेप होती है इसकी डबल डंबलाकार। ठीक है, अब अगर मैं इन 3 की बात करूं तो इन तीनों की जो लोब बनेगी वो कहां बनेगी, बिटवीन दी एक्सिस, यानी अक्षों के बीच में। और अगर इन 2 कक्षकों की मैं बात करूं तो इन जो 2 कक्षकों की पाली बनेगी वो आपकी बनेगी अलोंग दी एक्सिस, यानी ये तो अक्ष के समानांतर बनेंगे, और ये जो 3 हैं इनकी पाली बनेगी अक्षों के बीच में, है ना, क्योंकि हमने क्या लिखा है भाई, बिटवीन दी एक्सिस लिखा है हमने। तो चलो इसकी अब हम आकृति बना लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं डी एक्स वाई को, ठीक है ना, जो बिटवीन दी एक्सिस है। तो एक्स वाई की आपको संरचना बनानी है, तो आप इस तरीके से पहले 2 एक्सिस खींचोगे, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। और हमने क्या बोला, जो पाली बनेगी वो कहां बनेगी, अक्षों के बीच में। ठीक है, और डबल डंबल है, यानी 2 डंबल बनेंगे। तो एक डंबल तो ऐसे बना दो पहले, ये तो आपका हो गया एक डंबल, और ये आपका हो गया दूसरा डंबल। 2 डंबल बन गए भाई, एक डंबल और एक डंबल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डबल डंबलाकार संरचना, और जो पालियां बनी है वो आपकी कहां बनी है, अक्षों के बीच में। ये किसकी संरचना है भाई, डी एक्स वाई की संरचना है। अब अगर आपको किसकी संरचना बनानी है, डी वाई जेड की बनानी है, तो एक एक्सिस को आप क्या मान लो, वाई मान लो, और एक एक्सिस को आप क्या मान लो, जेड मान लो। सपोज मैं इसको क्या मान लेता हूं, वाई, और इसको मान लेता हूं जेड। तो आपको पता है इसकी भी संरचना कैसी बनेगी भाई, अक्षों के बीच में। तो इसकी भी जो पाली आपको बनानी है वो अक्षों के बीच में बनानी है। ये हो गई संरचना डी वाई जेड की। अब अगर संरचना हमें बनानी है किसकी, डी एक्स जेड की, किसकी बनानी है भाई, डी एक्स जेड की। तो एक को तो आप एक्स मान लो और एक को आप जेड मान लो, एक एक्सिस को क्या मान लो, जेड मान लो, और वही आपको 2 डंबल बनाने हैं। और डंबल कैसे बने, अक्षों के बीच में। तो ये हमने बना दिया अक्षों के बीच में डंबल। ये किसकी संरचना हो गई भाई, डी एक्स जेड की संरचना हो गई। समझ गए, तीनों को समझ में आ गया। अब 2 जो आपके ये बनने हैं, ये क्या बनने हैं, अलोंग दी एक्सिस बनने हैं, यानी अक्ष के बीच में बनेगा। ठीक है, तो देखो अगले मैं बताता हूं आपको किसकी संरचना। अगली संरचना है हमारी डी एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक को x मान लिया और एक को y मान लिया, ठीक है। ये दो ही एक्सेस है। अब यहां पर आपको पता है अक्ष के समानांतर लोब बनेगी, यानी अक्ष पर ही आप इसकी पाली बनाओगे, ठीक है। और दो डंबल भी बनाने हैं हमको साथ में। तो देखो ये तो हमारा हो गया एक डंबल x एक्सिस पर और ये हमारा हो गया दूसरा डंबल y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये संरचना किसकी हो गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अब हमारा एक बचा है भाई डी जेड स्क्वायर। एक कक्षक जो हमारा बचा है उसका नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी देख लो, डी जेड स्क्वायर। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसकी नट शेल जैसी संरचना होती है, ठीक है ना, लट्टू जैसा आपका होता है ना, इस तरीके की इसकी कुछ संरचना होती है, ठीक है। अब अगर मैं डी जेड स्क्वायर की बात करूं तो ये बीच वाली एक्सिस हो गई आपकी जेड, ठीक है। यहां संरचना कैसी बनती है, देखो दो तो इसमें कोण बनते हैं इस तरीके से, ये एक कोण और एक है दूसरा कोण, और बीच में आपकी एक रिंग बनती है। बीच में क्या बनती है भाई, आपकी एक रिंग बनती है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई आपसे पूछे कि भाई यहां पर आपके कोणीय नोड या मैं कहूं नोडीय तल की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे कि यहां पर डी जेड स्क्वायर में नोडीय तल आपका कैसा होता है भाई, 0, क्योंकि यहां पर जब बीच में आपकी एक गांठ आ रही थी, जहां पर आपके बीच में एक पॉइंट आ रहा था, वहां पर अब आपको दिख रहा है क्या आ गई, एक रिंग आ गई। और रिंग में आपको पता है इस चारों तरफ क्या है भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या कहोगे कि डी जेड स्क्वायर में जो नोडीय तल की संख्या है वो कैसी होगी, 0। लेकिन यहां पर ये जो कोण बने हैं, ये ऊपर एक कोण है और नीचे एक कोण है, इनको हम क्या बोलते हैं, नोडीय शंकु। इनको हम क्या बोलते हैं, नोडीय शंकु। तो आपसे कोई पूछे कि डी जेड स्क्वायर में नोडीय शंकु कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि जो नोडीय कोण है या नोडीय जो शंकु हैं वो कितने होते हैं, 2। लेकिन जो आपका नोडीय तल होता है वो कितने होते हैं, आपके 0 होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। अब अगर इसमें मैं आपसे बात करूं कि इसमें नोडीय तल कितने हैं, तो आपको पता है कि इसमें कितने तल लग जाएंगे भाई, 2 प्लेन लग जाएंगे। देखो एक प्लेन तो आपका ऐसे लग जाएगा, बिल्कुल 2 हिस्से अलग 2 हिस्से अलग। प्लेन किसको बोलते हैं, जहां से अगर आप कोई चीज लगाओ तो 2 बराबर हिस्सों में कटे। अगर हमारे में प्लेन लगाया जाए तो हमारे में प्लेन कहां लगेगा भाई, बिल्कुल ये बिल्कुल नाक की सीध में, इधर भी एक हाथ एक पैर, इधर भी एक हाथ और एक पैर, समझ गए। तो हमारा प्लेन क्या होगा, ये वाला प्लेन होगा हमारा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे प्लेन लगाऊं तो ये 2 हिस्सों में कटेगा। इसी तरह अगर मैं यहां पे प्लेन लगाऊं तो भी ये बराबर 2 हिस्सों में कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर नोडीय जो तल है उसकी संख्या कितनी है, नोडीय तल की संख्या कितनी है, 2। और आपको पता है नोडीय तल किसके बराबर होता है, L के बराबर। और हमें पता है कि जो L का मान है वो D के लिए कितना आता है भाई, D के लिए L का मान कितना आता है, 2 आता है। तो इसमें नोडीय तल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। सेम टू सेम यहां भी नोडीय तल कितने होंगे, 2 होंगे। वही प्लेन, एक प्लेन ऐसे लगा दिया, एक प्लेन ऐसे लगा दिया, नोडीय तल 2 हो गए। यहां भी एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, तो यहां भी नोडीय तल कितने हो गए, 2 हो गए। सेम टू सेम एक यहां पे प्लेन लगाओगे, एक इस तरीके से लगाओ भाई। इसमें कैसे लगेगा, एक तो ऐसे 2 बराबर हिस्सों में कट जाएंगे और एक इस तरीके से लगा दो, यहां भी ये 2 बराबर हिस्सों में कट जाएंगे। तो यहां भी नोडीय तल की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन डी जेड स्क्वायर वाला केस खासकर याद में रखना है, वहां जो नोडीय तल की संख्या है वो कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है भाई। बना लो पहले इसको, अच्छे से कर लोगे, आसान है। अब ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है भाई, रफ कॉपी में आप खुद से बनाओगे, 4-5 बार बनाओगे, अच्छे से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बनानी है, समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। तो अब एफ कक्षक की अगर आप आकृति पूछो तो वहां पर आप लिखोगे कि इसकी जटिल आकृति होती है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। आपके 11वीं के लेवल तक नहीं है, नहीं तो मैं उस चीज को भी आपको बता देता, ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं भाई। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भरने के, इलेक्ट्रॉन जो भरने के जो नियम है वो क्या क्या है। 4-5 आपके नियम आएंगे, अफबाउ का नियम आएगा, हुंड का आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके जो अधिकतम बहुलकता के नियम वो सारे आएंगे, N+L का रूल क्या है, उन सारी बातों को हम करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, और सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।